नमस्कार, मैं डॉक्टर अल्पना पारेख, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज जयपुर। सेकेंड ईयर के बच्चों के सेकंड पेपर भारतीय राज्य व्यवस्था की हम बात करते हैं। पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के कौन कौन से कारण थे। इन कारणों की वजह से भारतीय जनमानस जागरूक हुआ और स्वतंत्रता प्राप्ति की ओर अग्रसर होने लगा। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में कई प्रमुख घटनाएं घटी। उनमें से एक घटना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग की स्थापना। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, भारतीय प्रबुद्ध वर्ग में बढ़ती हुई राष्ट्रीय चेतना, अधिकारों के प्रति बलवती होती हुई सजगता, अंग्रेजी शासन की दबावपूर्ण गतिविधियों के प्रति बढ़ते हुए असंतोष आदि से स्पष्ट हो गया कि एक राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक संगठन की भारत में अत्यंत आवश्यकता है। यद्यपि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पहले कुछ संगठन स्थापित हो चुके थे, जैसे कि बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843, बॉम्बे एसोसिएशन 1852, मद्रास नेटिव एसोसिएशन 1852, इंडियन लीग 1875, पूना सार्वजनिक सभा 1867, महाजन सभा 1881 आदि। ये संस्थाएं छोटे छोटे उद्देश्यों को लेकर अपना कार्य कर रही थी, लेकिन बड़े व्यापक पैमाने पर ये जनमानस को नहीं जोड़ पा रही थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एक ऐसी आधारभूत घटना है जिसके ऊपर आगे चलकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम की इमारत खड़ी हुई। प्रारंभ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्देश्य सीमित था, किंतु आंदोलन में जैसे जैसे लोग जुड़ते गए, इसके साथ संबद्ध होते गए, वैसे वैसे ये आंदोलन व्यापक होता गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना को लेकर दो दृष्टिकोण उभर कर सामने आते हैं। एक दृष्टिकोण जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना को उभरती हुई राष्ट्रीय भावना का प्रतीक माना गया, और दूसरा दृष्टिकोण जो इसे सार्वजनिक हितों अर्थात ब्रिटिश सरकार के संरक्षण के लिए बनाई हुई संस्था मानता है। तो कांग्रेस के लिए जब कांग्रेस की स्थापना हुई तो दो तरीके के दृष्टिकोण सामने आए। एक जिन्होंने इसे भारतीयों के हितों की संस्था बताया, और दूसरा वो दृष्टिकोण जिन्होंने इसे अंग्रेजी साम्राज्यवाद को बनाए रखने वाली संस्था कहा। देखिए, राष्ट्रीय भावना की प्रतीक मानने वाले विद्वानों का ये मानना है कि तत्कालीन वातावरण में अंग्रेजी कुशासन के विरुद्ध विद्रोह जाग रहा था। 1857 से लेकर 1885 तक अनेक ऐसी घटनाएं घटित हुई जिन्होंने एक ऐसे मंच की आवश्यकता को जन्म दिया जिसके तत्वाधान में प्रबुद्ध भारतीय अपनी भावनाओं और विचारों का आदान प्रदान कर सके। अंग्रेजी शासन का दमन इतना अधिक व्यापक हो गया था कि उससे कोई भी नहीं बचा था, न मजदूर, न किसान, न आम आदमी, और निरंतर अंग्रेज़ों के द्वारा जो दमनपूर्ण नीति अपनाई जा रही थी उससे असंतोष बढ़ता जा रहा था, और इस असंतोष से समाज का कोई भी वर्ग अछूता नहीं था। अलग अलग क्षेत्रों में घटित होने वाली घटनाओं ने अंग्रेज़ों के उद्देश्यों को स्पष्ट कर दिया था, और ये साफ हो गया था कि बिना संगठित हुए अपने अधिकारों की मांग करना समझदारी नहीं है। अतः 1853 में सुरेंद्रनाथ बैनर्जी की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न प्रांतों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस कॉन्फ्रेंस में एक व्यापक दृष्टिकोण और एक व्यापक उद्देश्य वाले संगठन को जन्म देने की बात कही और उसकी पृष्ठभूमि तैयार की गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भारतीयों के हितों के लिए की गई। ये कहना है, ये मानना है पहले दृष्टिकोण वालों का, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक ऐसा मंच मानते हैं जिसके माध्यम से भारतीय अपने अधिकारों की मांग कर पाएंगे। किंतु दूसरी ओर
जो दूसरा तर्क देते हैं वो विद्वान कहते हैं कि भारतीयों में बढ़ते असंतोष को रोकने के लिए तथा अंग्रेजी शासन को इस असंतोष के दुष्परिणाम से बचाने के लिए अंग्रेजों ने ही कांग्रेस नामक संस्था का जन्म किया। ये संस्था अंग्रेजों के लिए अभयदीप यानी सेफ्टी वॉल्व के रूप में बनाई गई। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड डर्फिन ने युवा भारतीयों की क्रांतिकारी भावनाओं को रोकने के लिए A.O. ह्यूम को एक ऐसे संगठन की रचना के लिए प्रेरित किया जो कि भारतीय जनमानस के असंतोष में ठंडे छींटे डाल सके। ह्यूम के अनुसार भारत में असंतोष की बढ़ती हुई शक्तियों से बचने के लिए एक सुरक्षा नली की आवश्यकता थी और कांग्रेस की स्थापना ही इसका विकल्प बन सकती थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। ह्यूम ने भारतीय युवा पढ़े लिखे लोगों से संगठित होने की अपील की। इस अपील ने लोगों को सोचने के लिए विवश कर दिया और 28 दिसंबर 1885 में मुंबई के गोकुल तेजपाल संस्कृत कॉलेज में एक महासम्मेलन आयोजित किया और इसी सम्मेलन में कांग्रेस का गठन हुआ। व्योमकेश चंद्र बैनर्जी W.C. बैनर्जी इसके प्रथम अध्यक्ष बने और A.O. ह्यूम इसके प्रथम सचिव बने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दिसंबर माह में इसका गठन हुआ और साल में एक बार इसका अधिवेशन होगा, ऐसा यहाँ पर तय किया गया। प्रारंभ में अंग्रेज भी इसमें शामिल थे सदस्य के रूप में, जैसे बेडरवन, जॉर्ज यूल, एल्फ्रेड बेव, हेनरी कॉटन आदि इसके प्रमुख सदस्य थे। इसका लक्ष्य था भारतीयों को एकत्र करना। भारत में जितनी भी समस्याएं थीं उन सभी समस्याओं के संबंध में विचार विमर्श करने के लिए मंच तैयार किया गया था। ब्रिटिश सरकार से जो सुविधाएं हमें प्राप्त करनी थी उनकी योजनाओं को तैयार करने के लिए मंच बनाया गया। जाति, धर्म, क्षेत्र आदि से संबंधित पूर्वाग्रहों को दूर करने के लिए मंच बनाया गया। कुल मिलाकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का मुख्य लक्ष्य था अंग्रेजों से हमारी मांगों को मनवाने के तरीकों पर एक नीति बनाना, एक योजना बनाना। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब स्थापना हुई तो इसके कुछ परिणाम सामने आए, जैसे उस समय की राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों में धीरे धीरे बदलाव आने लगा। धीरे धीरे लोग इससे जुड़ने लगे और कांग्रेस एक लोकप्रिय संस्था बनने लगी। संगठन की सदस्यता लगातार बढ़ने लगी और ये एक व्यापक मंच बनने लगा। जन जागृति लोगों के मध्य व्यापक रूप से फैलने लगी। कांग्रेस के प्रयासों के फलस्वरूप जो जन जागृति आई वो ब्रिटिश सरकार को नागवार गुजरी और धीरे धीरे अंग्रेज़ों ने उस पर प्रतिबंध लगाने लगे। ब्रिटिश सरकार के द्वारा सरकारी अधिकारियों को कांग्रेस की गतिविधियों में भाग लेने पर रोक लगा दी गई। वो चाहते थे कि इस नवांकुर संस्था को कुचल दिया जाए, किंतु कांग्रेस की स्थापना से अंग्रेजी शासन तथा भारतीयों की गतिविधियों दोनों में परिवर्तन आया और इस परिवर्तन ने भारतीय राजनीति की दिशा और दशा दोनों को बदल दिया। देखिए 1861 के अधिनियम में भारतीयों के सहयोग का प्रयास अंग्रेजों के द्वारा किया गया। कांग्रेस के द्वारा लेजिस्लेटिव काउंसिल की शक्तियों में वृद्धि की गई। 1892 के अधिनियम द्वारा भारतीयों को विधान परिषदों में स्थान दिया गया। 1907 में जातियों के संबंध में सदस्यों में मतभेद हुआ और कांग्रेस का विभाजन हो गया। 1907 में कांग्रेस के जो प्रतिनिधि थे उनके विचारों में मतभेद हुआ और कांग्रेस का विभाजन हुआ और इसके परिणाम स्वरूप दो
पंथ सामने आए, एक उदारपंथ और एक उग्रपंथ। उदारपंथ जिसे हम नरम दल के लोग कहते हैं और एक उग्रपंथ जिसे हम गरम दल के लोग कहते हैं। नरम दल और गरम दल के सदस्यों के बीच जो मूल भेद था वो था अधिकारों की मांग करने का तरीका। नरमपंथी जो थे या उदारवादी दल के जो लोग थे वो संवैधानिक साधनों में विश्वास करते हुए धीरे धीरे कार्मिक रूप से बढ़ते हुए अपने अधिकारों को प्राप्त करना चाहते थे, जबकि उग्रपंथी जो थे वो कहते थे कि अधिकार जो है वो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और अधिकार हमें मांगने से नहीं मिलेंगे बल्कि हमें इन्हें छीनना होगा। कांग्रेस दो घड़ों में विभाजित हो गई या दो विचार संप्रदायों में विभाजित हो गई, उदार और उग्र। उदार जो दल था और उग्र जो दल था, इनकी क्या कार्यप्रणाली रही, इनके क्या मुद्दे रहे, इनके सदस्य कौन थे, ये सब हम आगे और विस्तृत रूप में पढ़ेंगे। किंतु संक्षिप्त में मैं बता दूं कि दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, बैनर्जी आदि जो थे वो नरम दल के प्रमुख थे और बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पॉल और लाला लाजपत राय, ये तीन मुख्य कर्ता जो हैं वो गरम दल के नेतृत्वकर्ता थे। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार में सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली और सीमित मताधिकार जैसे प्रावधान अपनाए गए और इन प्रावधानों ने वापस से भारतीय असंतोष को बहुत अधिक बढ़ा दिया। 1915 में भारतीय राजनीति के एक नए युग की शुरुआत हुई जिसे हम गांधीवादी युग कहते हैं और गांधी जो हैं उन्होंने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया और भारतीय राजनीति को एक नया आयाम दिया। 1916 में लखनऊ समझौता हुआ और लखनऊ समझौते में नरम दल और गरम दल के सदस्यों के बीच जो है वो मतभेद कम हो गए। 1919 के अधिनियम में द्वैत शासन का आरंभ हुआ। देखिए, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि जितने भी अधिनियम की मैं चर्चा कर रही हूँ ये अधिनियम हम विस्तृत रूप से अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। यहाँ केवल मैं एक संक्षेप में आपको क्रमबद्ध रखने के लिए इस लेसन को बता रही हूँ। तो 1919 के अधिनियम में द्वैत शासन आरंभ किया गया। भारतीयों को प्रशासन संबंधी ज्ञान, राष्ट्रीय चेतना का प्रसार, मतदान और चुनाव जैसी प्रक्रियाओं में भाग लेने का अवसर दिया गया और भारतीय जनता का इससे परिचय हुआ। 1921 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया और इसमें सभी की भागीदारी हुई। 1927 में साइमन कमीशन भारत आया और इसमें एक भी भारतीय नहीं होने की वजह से इसका विरोध किया गया। 1928 में नेहरू प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया जिसमें भावी संविधान की एक रूपरेखा रखी गई। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में चलाया गया जो संपूर्ण देश में फैल गया। गांधी जी और कांग्रेस के महत्व को समझते हुए 1931 में अंग्रेज़ों के द्वारा गांधी इरविन समझौता किया गया। 1935 के अधिनियम में प्रांतीय स्वायत्तता और केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली लाई गई। 1936 में संविधान सभा की मांग की गई। 1936 के अधिनियम के पश्चात कांग्रेस, मुस्लिम लीग और अन्य क्षेत्रीय दलों को चुनाव में भागीदारी करने और प्रांतीय मंत्रिमंडल बनाए जाने पर विचार किया गया। यानी कि कांग्रेस की स्थापना के पश्चात धीरे धीरे भारतीय जनता की ब्रिटिश शासन में भागीदारी बढ़ने लगी। साथ ही साथ हमारे स्वतंत्रता प्राप्ति की दिशा में भी
तेजी आई। गांधी ने जब भारतीय राजनीति में प्रवेश किया, उसके पश्चात स्वतंत्रता प्राप्ति का आंदोलन देशव्यापी और व्यापक हो गया और गांधी जी के प्रत्येक प्रयोग में भारतीय जनता ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अगस्त 1940 में प्रधानमंत्री चर्चिल ने एक औपनिवेशिक साम्राज्य देने की बात की, किंतु कांग्रेस के द्वारा इसे अस्वीकार कर दिया गया। क्यों? क्योंकि अब हम एक औपनिवेशिक राज्य नहीं चाहते थे, बल्कि हम एक अपना पूर्ण राज्य चाहते थे। 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव, जो कि द्वितीय महायुद्ध के समय था, द्वितीय महायुद्ध की समाप्ति के पश्चात भारतीयों को स्वतंत्रता देने का वादा इस क्रिप्स प्रस्ताव में 1942 में किया गया। 1942 में कांग्रेस की कार्य समिति ने गांधी जी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया। 1945 में इसी से संबंधित एक बेबल योजना आई। भारत को स्वतंत्रता दिलाने के उद्देश्य से कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया, किंतु इसी समय मुस्लिम लीग के निर्माताओं ने पृथक पाकिस्तान की मांग रख दी। 1946 में गठित आंतरिक सरकार में नेहरू के नेतृत्व में आंतरिक सरकार बनी। 1946 में लीग की कार्यवाही, माउंटबेटन का भारत आगमन, देश को स्वतंत्रता मिलने के साथ ही देश का विभाजन आदि घटनाएं घटी। 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र किया गया और एक स्वतंत्र राष्ट्र भारत को घोषित किया गया। ये सारी घटनाएं भारत के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन के पश्चात घटित हुई और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पश्चात एक मंच के द्वारा हासिल की गई उपलब्धियां हुई। अब इसी बीच मैंने आपको बताया था कि कांग्रेस के दो घड़े बन गए, दो दल बन गए, एक उदारवादी दल और एक उग्रवादी दल, जिसे हम उदार राष्ट्रवाद और उग्र राष्ट्रवाद के नाम से जानते हैं। तो इनके विषय में भी व्यापक रूप से हमें जानना आवश्यक है, जो हम अपने अगले लेक्चर में जानेंगे। धन्यवाद।